हेलो ये तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूडलिज्म के बारे में। तो बेसिकली फ्यूडलिज्म था क्या? तो बेसिकली ये जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे कि हम लोग बात करें वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहाँ पे चला था ये 600 ईस्वी के बाद। तो उसमें हुआ क्या था कि इसमें होता ये था कि हमें पता है कि जो यूरोप की सोसाइटी थी वो तीन पार्ट में, अगर एक तरीके से मान लें, तीन पार्ट में बटी हुई थी। सबसे पहले थे किंग्स, बाद में उनके नॉबल्स, और सबसे लास्ट में पीजेंट्स वगैरह। तो जो नॉबल्स होते थे या फिर लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो क्या करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से, मतलब पीजेंट से। उनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी जमीनें थी, राजाओं ने दे दी थी। और जो पीजेंट थे वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे और उनसे काम करवाते थे, उनसे टैक्स वगैरह लेते थे। और जो टैक्स, कुछ टैक्स अपने पास रख लेते थे, बाकी सब राजा को दे देते थे। तो और वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे किसको, किसानों को, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे। तो यही सारा सीन चलता था। और कहाँ पे कैसा सीन था ये, एग्री का, और ये इकोनॉमी कहाँ पे बेस्ड होगी? ये इकोनॉमी बेस्ड होगी, रूरल इकोनॉमी होगी। और जो कि हम लोग बात करें बेस्ड होगी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है फ्यूडल सिस्टम की, और कुछ बेसिक डिटेल समझ में आ गई होगी आपको फ्यूडलिज्म था क्या एक्चुअली। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म, यानी कि इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फ्यूडलिज्म को, क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मेडिवल पीरियड, तो मेडिवल पीरियड तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न यूरोप का क्या था। तो इसमें स्पैनिंग फ्रॉम 600 AD to 1500 AD witnessed significant social and economic transformations in Europe, particularly in the western region। तो 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक हम लोगों ने सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कहाँ पे, यूरोप में, खासकर कि वेस्टर्न रीजन में। और डिस्टिंक्टिव सोसाइटल स्ट्रक्चर नॉन एज फ्यूडलिज्म, तो एक अलग प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर निकल के आया जिसे हम लोग फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। और ये निकला कहाँ पे, emerged during this era which set western यूरोप अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि निकल के आया और इसने पूरे वेस्टर्न यूरोप को अलग बना दिया पूरी दुनिया से, क्योंकि पहले पे ऐसा सिस्टम कहीं पे नहीं चलता था और केवल यहीं पे प्रोलैंड था ये। द टर्म फ्यूडलिज्म ड्राइव फ्रॉम द फ्यूड, जो टर्म फ्यूडलिज्म है ये निकला है कौन से शब्द से, फ्यूड से, जिसका, तो हम लोग कर रहे थे फ्यूडलिज्म के बारे में बात। जो शब्द हमारा फ्यूडलिज्म है ये लिया गया है किससे, फ्यूड शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी कंडीशनल किसी भी लैंड को लेकर आधिपत्य। दिस नॉवल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम गेन्ड प्रोमिनेंस इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड एंड लेटर स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये जो नॉवल, ये सिस्टम था, ये सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम इसने वेस्टर्न यूरोप में काफ़ी घात जमाई अपनी, और बाद में वहीं के मतलब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में फैला। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फ्यूडलिज्म सोसाइटी एडॉप्टेड अ रिजिड क्लास स्ट्रक्चर। तो इस फ्यूडलिज्म के स्ट्रक्चर के तहत उन लोगों ने क्या अपनाया, एक क्लास का सिस्टम अपनाया, मतलब एक सोशल क्लासेस का स्ट्रक्चर बनने लगे अलग अलग। जैसे कि हम लोग बात करें, पीजेंट का अलग ग्रुप बन गया, नॉवेल्स का अलग ग्रुप बन गया। तो ऐसे अलग करके रिजिट एक क्लास स्ट्रक्चर तैयार हो गया, डिवोटेड डिवाइड ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इसमें क्या, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनने लगी। द इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर्ड अराउंड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। ऑब्वियसली भैया कि फ्यूडलिज्म के अंदर हम लोग बात करें इकोनॉमी कहाँ पे फोकस्ड है, एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है। और एग्रीकल्चर फोकस किस पे होगा, विलेजेस पे होगा। ऑब्वियसली बात है, रूरल इकोनॉमी होगी, ना कि अर्बन इकोनॉमी होगी। लीडिंग टू स्केर्सिटी ऑफ सरप्लस for trade and consequent decline in commercial activities and urban development। तो भैया अब सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, ऑब्वियस सी बात है ट्रेड तो होगा नहीं भैया, आपने पर्याप्त भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर इसमें कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और अर्बन डेवलपमेंट थोड़ा डिक्लाइन होंगे इसमें। पॉलिटिकल द पॉलिटिकल लैंडस्केप वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी विद न्यूमरस फ्यूडल लॉर्ड्स। तो जो हम लोग बात करें कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, थोड़ी हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की थोड़ी कमी पड़ने लगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होने लगे। तो भैया जब बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, बहुत ज़्यादा अरबपति हो जाएंगे, तो भैया सेंट्रल अथॉरिटी बचेगी कहाँ पे, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर सोशल अफेयर, सोसाइटल अफेयर्स। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, सोशल सोसाइटल अफेयर्स में कंट्रोल ले ले रहे थे। द रोल ऑफ द किंग वाज रिलेटिवली लिमिटेड। तो भैया के जो किंग का रोल है वो तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स लेने का काम है वो फ्यूडल लॉर्ड्स ही कर रहे हैं, तो राजा क्या देखिएगा।
और क्योंकि टैक्स कलेक्ट करके लोग उसे ही राजे को तो दे रहे हैं थोड़ा बहुत, और जो किंग का रोल है बहुत लिमिटेड हो जाएगा। इवन कि हम लोग आजकल पे भी देखने अगर चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं, और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो कैपिटलिज्म में भी थोड़ा बहुत यही करैक्टरिस्टिक देखने को मिल जाते हैं कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो उन जो मतलब कंपनीज वगैरह हैं तो वो अपना काम कर लेंगी और अपना काम खत्म कर देंगी और थोड़ा बहुत टैक्स सरकार सरकार को दे देंगी। बैठे खाने वाला तो काम है। बस वैसे ही वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल पावर किंग्स थे, उनका काम भी यही हो गया था, बैठ के खाने वाला। फ्यूडल लॉर्ड एक्सप्लॉइट द पीजेंट गिविंग राइज टू द फिनोमेना ऑफ सर्फडॉम। तो फिर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे गरीब किसानों को, और उनसे अंधी मात्रा में वो मतलब जो टैक्स वगैरह होते थे वो लेते थे। तो अब इसी इसी वजह से क्या हुआ, जो सर्फडम है उसका जो ये फिनोमेना था उसमें मतलब राइज होने लगा। Consequently, the influence of the church extend well beyond the religious matters। तो जो इससे और क्या होने लगा था, जो चर्चेस था उनका जो पावर थी, इन्फ्लुएंस था, वो रिलीजियस मैटर को छोड़ के और भी अलग अलग एक्सपेक्ट में बढ़ने लगा था। प्रीमेटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो भैया वही था कि जो चर्चेस थी उनकी पावर भी बढ़ने लगी। अब हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं क्या क्या कारण थे इसकी वजह से फ्यूडलिज्म की जड़ें दिखने लगी हमें। The root of feudalism can be traced back to the disintegration of the ancient Rome, triggered by the invasion of Germanic tribes such as Goths, Franks, Vandals, and other in the late 4th century। तो फ्यूडलिज्म की हमें जड़ें कहाँ से दिखाई देती हैं, जब हम लोग बात करें एंशियंट रोम क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेट अलग अलग हो रहा था। किसके द्वारा? बहुत सारे इन्वेजन्स हो रहे थे, जर्मेनिक टाइप थी वो उनके ऊपर अटैक कर रही, जैसे कि गॉथ्स हुए, फ्रैंक्स हुए, बैंडाल्स हुए और दूसरे अदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो अटैक कर रहे थे 4th सेंचुरी के अंदर। और इससे क्या हुआ, this influx lead to widespread confusion, with Roman labeling these tribes as barbarians, and the subsequent movement is commonly referred to as barbaric invasions। तो हुआ क्या कि इससे बहुत से मतलब इस वजह से कन्फ्यूजन्स होने लगी। और जो रोमन्स थे उन्होंने इन ट्राइब्स को बर्बेरिक मतलब बर्बेरियंस घोषित कर दिया था, एक लेबल लगा दिया था कि ये सब बर्बेरियंस हैं। और इस धीमे धीमे जो मूवमेंट barbaric invasion के नाम से जाने लगा। Thus feudalism emerged among the period of turmoil। तो इसी जब ये सब हो रहा था, इसी दौरान फ्यूडलिज्म उभरने लगा धीमे धीमे, मार्क्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इनकैपेसिटी टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल। तो होता क्या था इसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो लोगों की सुरक्षा कर पाए उस समय पर। तो ऐसे दौरान में हमारा जो फ्यूडलिज्म था वो उभर के आया था, क्योंकि अटैक ही इतने ज़्यादा हो रहे थे। आई थिंक इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है बहुत ज़्यादा लोगों को। इस वजह से आज का जो टॉपिक है हमारा कहाँ तक बैकग्राउंड तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो इट्स पीपल तक आज का है। और जो अगला लेक्चर होगा वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और आई थिंक कितना काफ़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आज के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियोज़ भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि लोग देखते कम हैं।